क्वेश्चन 2 है, ये काफ़ी सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है उससे जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था। ये जो 5 चीज़ें हैं आपके पास, एंगल्स हैं, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं क्वेश्चन 1 के अंदर, डिटेल में समझाए हैं। इसके अंदर उन्होंने डायग्राम को बस थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो बाकी वही चीज़ है। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो याद रखें कि मैंने आपको कहा था कि पैरेलल लाइंस के बीच वाले, जो उसके उन दो पैरेलल लाइंस के जो बीच में आते हैं, वो आपके पास होते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ये वाली और ये वाली। तो इसके बीच वाले एंगल्स हैं एम, एल, एन और आर। और इसी के आपने अल्टरनेट एंगल्स का पेयर निकालना है, यानी कि जो एम है आपके पास एंगल, वो बन रहा है किसके ऑपोजिट एंगल के बराबर, आर के। एम इज इक्वल टू आर, तो ये पहला पेयर आपके पास बन गया, एंगल एम एंड एंगल आर। तो ये पहला पेयर आपका आ गया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का। दूसरा पेयर क्या होगा, जो एल एंगल है आपके पास, वो एन एंगल के बराबर होगा। हमेशा ऑपोजिट साइड वाले को देखना होता है, सामने वाले नहीं होते। तो एंगल एल एंड एंगल एन, तो ये आपके पास दो पेयर्स आ गए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे चलते हैं। द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें आपके पास काफ़ी पेयर्स बन जाते हैं, 4 बनते हैं पेयर्स। वही जिस तरह हमने पढ़ा था वैसे ही हम करते हैं। ये पी एंगल बन रहा है इधर, ये जो लाइन है ये इस पैरेलल लाइन का लेफ्ट साइड है। ये जो दूसरी पैरेलल लाइन है उसका लेफ्ट साइड पे कौन सा आ रहा है, एन। तो पी आपके पास एन का पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। तो एंगल पी एंड एंगल एन, ये पहला पेयर आ गया आपके पास। पी से नीचे कौन सा है, क्यू। एन से नीचे कौन सा आ रहा है, आर। तो क्यू और आर भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल क्यू एंड एंगल आर। क्यू की राइट साइड पे कौन सा एंगल है, एल। आर की राइट साइड पे कौन सा एंगल है, टी। तो एल और टी ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और फिर एल से ऊपर कौन सा एंगल है, एम। टी से ऊपर कौन सा एंगल है, एस। एम और एस भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें नन आप लिखेंगे, क्योंकि फिर वही बात है, क्योंकि इसमें एक भी 90 डिग्री का एंगल बन ही नहीं रहा। तो जब 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, या सम उसका 90 डिग्री के बराबर आ ही नहीं रहा किसी का, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली होते ही 90 डिग्री से, उनकी बुनियाद है। तो उसका आंसर नन है, इसमें कोई भी पेयर नहीं है 90 डिग्री वाला। सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स आ रहे हैं, जिस तरह सबसे पहले इस लाइन को देख लेते हैं, ये वाली लाइन। ऊपर आपके पास पी और एम बन रहे हैं, तो एंगल पी एंड एंगल एम सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होते हैं, ऐड होके 180 डिग्री बन जाएंगे, स्ट्रेट एंगल है। और नीचे कौन सा बन रहा है, क्यू और एल। एंगल क्यू एंड एंगल एल। फिर अगली वाली स्ट्रेट लाइन को देख लें, एन और एस, एंगल एन एंड एंगल एस। और नीचे वाली को अगर आप देख लें तो आर टी, एंगल आर एंड एंगल टी। तो ये आपका डी पार्ट होगी। आखिरी ई पार्ट है, द पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स। पी के ऑपोजिट कौन सा है, एल एंगल है। तो पी, एंगल पी एंड एंगल एल। क्यू के ऑपोजिट कौन सा है, एम एंगल है। तो एंगल क्यू
एंड एंगल एम। और इस डायग्राम के अंदर अगर आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें तो एन के ऑपोजिट कौन सा है, टी है। एंगल एन एंड एंगल टी। और आर के ऑपोजिट कौन सा है, एस है। एंगल आर एंड एंगल एस। तो ये आपके पास पेयर आ गए वर्टिकल एंगल्स के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला क्वेश्चन जहाँ तक मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो इसको मैं अब परफेक्ट तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसका रफ आइडिया दे देता हूँ कि इसमें आपने करना क्या होता है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो शायद अगला गालिबन अगला चैप्टर है, वो मैं नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स वो चैप्टर ऑलरेडी छोड़ते हैं। नाइन्थ हो टेंथ हो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कोई भी नहीं करता, चाहे वो साइंस ग्रुप की हो या आर्ट्स ग्रुप की हो। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री तो कोई भी हाथ लगाता ही नहीं है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे वो करवानी चाहिए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और वैसे भी मैं डिजिटली पढ़ाता हूँ, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री समझाना। तो इसको भी मैं आपको थोड़ा रफ आइडिया दे देता हूँ उसमें वो क्या क्या आ रहे हैं, अगर आपने वाकई ये वाला क्वेश्चन करना है। तो एक डी ई लाइन है, लाइन सेगमेंट है। तो एक आपका डी ई लाइन सेगमेंट है, इसको आप नाम दे दें, अपनी मर्जी सेंटीमीटर की आप लाइन लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बेशक 6 सेंटीमीटर लगा दें, 7 सेंटीमीटर, कोई मसला नहीं। तो डी ई आपने एक लाइन सेगमेंट लिया है। अब वो कह रहे हैं टेक अ पॉइंट एक्स आउटसाइड द लाइन। आउटसाइड द लाइन का मतलब है कि इसके ऊपर आपके पास एक्स नहीं होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है, नीचे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो जाए। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसको मैं पॉइंट ले रहा हूँ, उन्होंने कहा पॉइंट लें एक्स, वो मैंने ये ले लिया। फिर वो कह रहे हैं कि इस एक्स से लाइन ड्रॉ करें जो आपके डी ई को कट कर दे। तो यहाँ से अब लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये मैंने लाइन ड्रॉ की, और इसने इसको डी ई को किसी पॉइंट पे कट कर दिया है, ये जो पॉइंट है यहाँ। ठीक है, कट्स डी ई एट सम पॉइंट मेकिंग corresponding angles congruent, draw a line parallel to DE। तो अब आपने डी जो लाइन लगाई थी उसके पैरेलल लाइन आपने ऊपर लगानी है। अब ये जो मैंने पैरेलल लाइन लगाई है ये कैसे लगाई है, यहाँ तो मैंने वैसे ही रफ ड्रॉ की है हाथ से। तो आप इसको पैरेलल लाइन को परफेक्ट कैसे बना सकते हैं, उसका आसान तरीका है, जो आपका स्केल होता है उसका एक सिरा जो नीचे वाला हिस्सा है वो आप इसके इस लाइन के ऊपर रख लें, और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वहाँ आप लाइन लगा दें। क्योंकि स्केल की दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, तो आपके पास परफेक्ट पैरेलल लाइन आ जाएगी। और फिर आप यहाँ इन एंगल्स को नाम दे देंगे कि ये आपके पास एंगल 1 है, 2 है, जो भी आपने नाम देना है। आप कह देंगे कि आपका ये एंगल 1 है, तो ये बिल्कुल इस एंगल के बराबर है। तो एंगल 1 अगर इधर है तो ये भी आपका एंगल 1 ही बन रहा है। या इसको अगर हम नाम चेंज भी कर देंगे तो आप कह देंगे कि ये आपके पास पेयर आ रहा है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का। तो वन एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। और इसके आगे आपने स्टेप्स लिखने होते हैं कंस्ट्रक्शन के, तो वो आप इंग्लिश तो आती होगी थोड़ी बहुत, आप इसमें लिख देंगे। तो ये इसका एक जनरल आइडिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है।